नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सहरसा साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी गुरु गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से सहरसा साइंस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्लास 9th का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पहला सेक्शन बायोलॉजी का मिलेगा और फिजिक्स का क्लास हमारा शुरू है। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को अभी दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी को सभी विषयों की पढ़ाई और बहुत लो लेवल से लेकर बहुत उच्च लेवल तक की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आसान शब्दों में, आसान सरल तरीका से लेकर आपको एडवांस लेवल तक का यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए, इससे पहले आप लोग कब पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन जैसे ही आप लोग अब हाई स्कूल में आ गए हैं, क्लास 9th में आ गए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा-सा रिस्पॉन्स लेना ज़रूरी हो जाता है पढ़ाई के लिए, अगर अपने भविष्य को लेकर आप सिंसियर हैं तब। और चूँकि अगर आप लोग यहाँ पर बेसिक समझे रहेंगे, तो क्लास 10th में, फिर 11th और 12th में भी आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप लोग अ, अभी क्लास 9th का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोग को अपने दोस्तों के पास भी अगर हमारा ये वीडियो भेजते हैं, तो उनको भी हेल्पफुल होगा और आपको तो हेल्पफुल होगा ही। हम अब शुरू करने जा रहे हैं आपको क्लास 9th का बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत ओपनली मतलब बातों को नहीं रखकर बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन आपको इस चैनल पर ऐसा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर पूरे डीप में जाकर एक-एक शब्दों का ओपन एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझें। तो मैं आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोग ग्रुप में एक्टिव हैं, सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि थोड़ा हमारा भी प्रमोशन हो जाए और आप लोगों को तो हेल्पफुल होगा ही। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 9th। क्लास 9th का ये हमारा हो गया बायोलॉजी का, ये कक्षा 9th का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई। ये जीवन की मौलिक इकाई, इसमें हम लोगों को समझना है हमारे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कैसे है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इस तरह से फिर इसका खोज कैसे हुआ, किस तरह से इसका खोज हुआ, ये सारे चीजों के बारे में हम आसानी से यहाँ पर एक-एक चीज करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका। ये कोशिका क्या है? ये कोशिका क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग्स है, इस संसार में जितने भी सजीव वस्तुएँ हैं, सभी वस्तुएँ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी वस्तुएँ किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, कोशिका की परिभाषा में हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीव की बना है, तो संरचना हुआ है, तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीव की क्या है? सजीवों की संरचनात्मक यूनिट, इकाई। क्या है? सजीव की संरचनात्मक इकाई। और साथ ही साथ जो भी हम काम कर पाते हैं, या भी कोई भी सजीव जो एक्टिविटी दिखाता है, अपने क्रिया को दिखाता है, काम को दिखाता है, वो काम भी किस स्तर से होता है? कोशिकीय स्तर से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोशिका है, वो हमारा संरचनात्मक इकाई तो है ही, संरचनात्मक इकाई तो है ही, साथ ही साथ ये हमारा कौन सा इकाई है? क्रियात्मक इकाई है। कौन सा इकाई है? क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। तो हम कोशिका के परिभाषा में ऐसा कह सकते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जो भी सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ है, जो भी सजीवों के शरीर की संरचना हुई है, किस माध्यम से हुई है? कोशिका के माध्यम से हुई है। और साथ ही साथ जो भी मतलब सजीवों में काम होता है वो भी किस स्तर पे होता है? कोशिकीय स्तर पे होता है। तो इसलिए ये कौन सा स्तर हो गया? कोशिकीय मतलब क्रियात्मक इकाई भी हो गया। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज 1865 ईस्वी में, कोशिका का खोज 1865 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति ने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के रूप में खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने एक कॉर्क में एक स्ट्रक्चर जैसा देखा था। स्ट्रक्चर कैसा था हम आप लोगों को थोड़ा सा अभी यहाँ पर बताते हैं। वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर नुमा संरचना देखा, तरह से इस तरह से। और इसी संरचना को उन्होंने क्या कह दिया? इसी संरचना को उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। इसी संरचना को उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। तो ये कब की घटना है? ये घटना है 1665 की यानी 1665 ईस्वी की, जब रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी का प्रेक्षण कर रहे थे। तो उन्होंने एक कॉर्क में इस तरह का संरचना देखा और इस तरह की संरचना को उन्होंने, अच्छा ये संरचना किसके जैसा था? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के जैसा दिखने वाले इस छत्ते को उन्होंने किसका नाम दिया? उन्होंने नाम दिया कोशिका को। किसका नाम दिया? कोशिका को। जब आगे और चीजें डेवलप हुई तो इनके खोज के लगभग 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 वर्षों के बाद एक एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक नामक व्यक्ति तालाब में कुछ इस तरह का प्रेक्षण कर रहे थे। तो उन्होंने उस तालाब में एक एक तरह के जलीय पौधा होता है, उस पौधा में उन्होंने एक तरह के और कोशिका को फाइंड किया। तब जाकर पता चला कि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका कैसा था? वो कोशिका मृत कोशिका था, क्योंकि उसमें उसका सिर्फ स्ट्रक्चर जैसा हमको संरचना दिखाई दे रहा था। तो इसलिए उस कोशिका को क्या नाम दे दिया? मृत कोशिका। और एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक जो 1674 ईस्वी में उन्होंने तालाब के वो सेल्स कोशिका को खोजा था, उस कोशिका को उन्होंने जीवित कोशिका का नाम दिया। कैसा कोशिका का नाम दिया? जीवित कोशिका का नाम दिया। फिर हम इसके लगभग 60 वर्ष के बाद जाते हैं तो एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम पड़ा रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम पड़ा? रॉबर्ट ब्राउन। जब वो कोशिका को और डीप में एक्सपेरिमेंट किए, तो मान लीजिए अगर ये हमारा कोशिका है, तो इस कोशिका के संरचना के भीतर उन्होंने इस तरह का एक गोल संरचना देखा, जिस संरचना का नाम उन्होंने केंद्रक दिया। क्या नाम दिया? केंद्रक नाम दिया। तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में जीवित कोशिका के भीतर, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो केंद्रक का खोज हुआ किस तरह के कोशिका में खोज हुआ? जीवित कोशिका में खोज किया। और इसका खोज किया किसने? तो इसका खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में कोशिका के भीतर एक गोल दिखने वाली संरचना का खोज किया और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? केंद्रक दिया। जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? केंद्रक दिया। और इसी के साथ 8 वर्षों के बाद लगभग 2 साइंटिस्ट आए जिसका नाम स्लाइडन और स्वान था। इन दोनों के बीच एक प्रकार से द्वंद्व जैसा हो गया। कोई कह रहा है ये मृत कोशिका है, ये कोई कह रहा है जीवित कोशिका है, कोई कह रहा है मृत कोशिका है, कोई कह रहा है, मतलब पादपों में एक प्रकार का कोशिका था और एक प्रकार के कोशिका जंतुओं में था। तो इन दोनों कोशिकाओं को मिलाकर ये दोनों वैज्ञानिकों ने, स्लाइडन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जाने। जिसको हम लोग किस नाम से जाने? कोशिका सिद्धांत के नाम से जाने। किस नाम से जाने? कोशिका सिद्धांत के नाम से जाने। ठीक है ना? अच्छा, अब कोशिका सिद्धांत में कहा क्या गया? तो सभी पौधे और जंतु किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। सभी पौधे और जंतु किसका बना होता है?
कोशिका का बना होता है, ऐसा स्टेटमेंट किसका था? तो कोशिका सिद्धांत में दिया गया था। ये स्टेटमेंट किसमें दिया गया था? कोशिका सिद्धांत में दिया गया था। और कोशिका सिद्धांत कब आई थी? तो 1838-39 में आई थी। और कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। अच्छा, इसके बाद आगे ये बात है 1855 ईस्वी की। बात कब की है? 1855 ईस्वी की। यहां पर एक साइंटिस्ट आए, विर्चो। उनका नाम क्या था? विर्चो। उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कोशिका नए कोशिका का निर्माण, प्रत्येक कोशिका मतलब एक कोशिका जब इस तरह से मान लीजिए, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। जब ये कोशिका का लाइफ पूरा होता है तो ये टूटकर अन्य कोशिकाओं में बंट जाता है। तो मतलब जब भी कोई नया कोशिका बनता है वो किससे बनता है? मतलब वो कोशिका स्वतः डेवलप नहीं होता है, वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नए कोशिकाओं में डेवलप हो जाता है। तो इस सिद्धांत को, ये जो विर्चो का सिद्धांत आया 1855 में, विर्चो का सिद्धांत आया 1855 में, इस सिद्धांत को नाम दिया गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो तरह की चीजें हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत विर्चो के द्वारा 1855 ईस्वी में दिया गया, और इसमें कहा गया कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका यानी पिछले कोशिकाओं का मतलब अपडेटेड रूप होता है। जबकि स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें यह कहा कि प्रत्येक पादप और प्रत्येक जंतु किससे बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। तो इस तरह से यहां पर हमारा जो कोशिका से संबंधित बेसिक जानकारी था उसको हमने देखा। आइए एक बार फिर से शॉर्टली इसको हम देख लेते हैं। कोशिका कहते किसको है? तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, क्योंकि सजीव का जो संरचना हुआ है वो भी कोशिका से हुआ है, और सजीव का जो भी एक्टिविटी यानी जो भी क्रियाएं होती है, जो भी वर्क होता है, वो भी किस स्तर से होता है? कोशिकीय स्तर से होता है। तो इसलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बात आई कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क के परीक्षण में किया गया। जब वो कॉर्क को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, एक बार फिर से मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना दिखाई दिया। जिस संरचना को उन्होंने किसका नाम दिया? जिस संरचना को उन्होंने सेल कहा, कोशिका कहा। फिर कुछ दिनों के बाद लगभग 9 सालों के बाद एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के सेवालों का जब वो परीक्षण कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने देखा कि उसमें भी एक तरह का संरचना है, जिस संरचना को भी उन्होंने भी उस संरचना को कोशिका का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि ये जीवित कोशिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था उस कोशिका को मृत कोशिका कहा गया, और जो 1674 ईस्वी में एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका को तालाब के सेवालों में खोजा उसे जीवित कोशिका का नाम दिया गया। बात 1831 ईस्वी की आती है। रॉबर्ट हुक ने देखा क्या कि कोशिका के भीतर एक गोल संरचना होता है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक गोल संरचना होता है, जिस संरचना को उन्होंने किसका नाम दिया? केंद्रक नाम दिया। क्या नाम दिया? केंद्रक नाम दिया। फिर 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान नामक दो साइंटिस्टों के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, और उस स्टेटमेंट के अंतर्गत कहा गया कि जो भी पादप है, चाहे जो भी जंतु है, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस तरह से हमें कोशिका सिद्धांत देखने को मिला। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 और 1838-39 में दिया। और कोशिका सिद्धांत में कहा क्या गया? कोशिका सिद्धांत में कहा गया कि जो भी जंतु है, चाहे जो भी जीव, जो भी पेड़ पौधा है, वनस्पति है, और जो भी जंतु है वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सिद्धांत कब तक चला? ये सिद्धांत चला 1839 से 1800 लगभग 55 तक, क्योंकि 1855 में विर्चो नामक साइंटिस्ट आकर वो बताया कि प्रत्येक कोशिका जो नए कोशिकाओं में बदलता है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनता है, और इस सिद्धांत को आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया। आइए आगे के स्लाइड में हम देखते हैं अगले चीजों। अब देखिए, यहां पर फिर से बताया गया है कि कोशिका
सजीव किसके बने होते हैं? तो सजीव कोशिकाओं का बना होता है। सजीव किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में ही, कोशिका के कारण ही मतलब कोशिका से बने हुए के कारण ही इसको कोशिका की मतलब सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जीवों को हम कितने तरह से बांट सकते हैं। तो कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर हम लोग जीवों को, कोशिका के आधार पर हम लोग जीवों को दो तरह से बांट सकते हैं। कोशिका के आधार पर हम लोग जीवों को कितनी तरह से बांट सकते हैं? दो तरह से बांट सकते हैं। एक हो गया एक कोशिकीय जीव, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर बहु कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर जीवों को कितने तरह से बांटा गया? दो तरह से बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक बार फिर से समझिए, वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने कोशिकाओं से? एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण इसका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है, उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? वैसा जीव जिसका कोशिका अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसा कोशिका, एक बार फिर से, वैसा कोशिका जिसका शरीर, सॉरी, वैसा जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, यानी बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसे जीवों को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक बार फिर से, वैसा जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, बना होता है, बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और ऐसे जीव में विभाजन होते रहता है। कोशिकाओं का क्या होते रहता है? विभाजन होते रहता है। ठीक है। ऐसे जीवों में मतलब उदाहरण इसका हो गया जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया, कवक हो गया। ये सभी जीव क्या होता है कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए सजीवों, कोशिका के आधार पर जीवों को कितने प्रकार से बांटा गया? दो प्रकार से बांटा गया, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह। और बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर अनेक मतलब बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कवक हो गया, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हो गया। आइए आगे हम लोग अगला देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए जो कोशिका होता है प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका के मुख्य रूप से अब हम लोग कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका अंगक। कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेन। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में क्या है? बहुत सारे अंग है, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है। उसी तरह से कोशिकाओं में भी क्या होता है कि बहुत सारे अंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका अंगक। मुख्य रूप से अभी हम लोग जो देखेंगे उसको देखते हैं कि कोशिका अंगक में मुख्य रूप से कोशिका के कितने भाग होते हैं? कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका अंगक में मुख्य रूप से कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग? तो सबसे पहले जो कोशिका के आकार को फिक्स करता है, निश्चित करता है, यानी कोशिका के सबसे बाहरी दीवार को, यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है कोशिका के सबसे बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हम कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बीच देखिए यहाँ पर बीच में एक गोल गोल संरचना है, जिसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। ये वही संरचना है जिस संरचना को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। क्या कहते हैं? केंद्रक। एक प्रकार से जिस तरह से मानव शरीर में जो काम दिमाग का होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है, वही काम प्रत्येक कोशिकाओं में किसका होता है? केंद्रक का होता है। एक प्रकार से केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं, कोशिका का दिमाग कह सकते हैं। किसको? केंद्रक को। और कोशिका के भी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच बहुत सारे इस तरह से लिक्विड फॉर्म में बहुत जेली टाइप का एक पदार्थ भरा होता है, जिस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में क्या होता है, तो कोशिका द्रव में दो तरह के पदार्थ होता है। कोशिका द्रव में मुख्य रूप से दो तरह का पदार्थ होता है। कौन कौन सा पदार्थ, एक हो गया लिक्विड जेली जैसा पदार्थ होता है, उसको हम लोग तरल पदार्थ, और कोशिका अंगक यानी कोशिका का जो भी अंग होता है, इन दोनों को जब हम यहाँ पर मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा कौन चीज, कोशिका द्रव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोशिका का मुख्य रूप से कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, उसको हम कहते हैं केंद्रक हो गया, और हमारा कोशिका द्रव हो गया। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। उसके बाद मेम्ब्रेन, जो कोशिका का जो आउटर बाउंड्री होता है, कोशिका का जो आउटर बाउंड्री होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में द्रव और कोशिका अंगकों का एक मतलब समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली, अभी हमने आपको बताया था कि ये अगर मान लीजिए कि अगर ये कोशिका है, तो कोशिका का जो बाहरी आवरण हो गया, कोशिका का ये जो बाहरी आवरण हो गया, कोशिका का ये जो बाहरी आवरण हो गया, इसी आवरण को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। से हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो लचीली होती है। जो क्या होती है, लचीली। प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले कोशिका की बाहरी परत, और क्या होता है, ये लचीली होता है। क्या होता है, लचीली होता है। जो मुख्य रूप से बना किसका होता है, जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम लोग समझिए, क्या है कि ये कोशिका का सबसे बाहरी बाउंड्री है, जो कोशिका के आकार को निश्चित करता है। उसके बाद ये बहुत लचीली होता है। लचीली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको हम तोड़ने का प्रयास करें तो वो लीव झुक जाएगा। ये पुष्पाराज 2 हो गया। पुष्पाराज का स्टेटमेंट क्या था कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं। ये मतलब क्यों कि पुष्पाराज लचीली नहीं था। लेकिन ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये क्या है, लचीली है, ये झुक जाता है। ये क्या होता है, झुक जाता है। लचीली का मतलब पूरा वो फ्लेक्सिबल हो गया इस तरह से। और ये बना किसका होता है, ये होता है लिपिड और प्रोटीन का बना। क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब प्लाज्मा झिल्ली है तो कुछ तो काम होगा इसका। कोशिका में वैसे तो ये नहीं आ गया। कोशिका में इसका क्या है, एक काम है। काम क्या है कि ये विसरण कराता है। क्या कराता है, विसरण। मतलब पदार्थों, कोशिका के भीतर चाहे कोशिका के अंदर से बाहर जाने के लिए पदार्थों का ये एक प्रकार से नियंत्रण का काम करता है। अब पदार्थों का गति मतलब किधर से किधर होता है, तो ये हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मतलब इसमें गति होता है, और ये इस गति को कंट्रोल करता है। प्लाज्मा झिल्ली उस गति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें ये मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता मतलब, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये कोशिका है, यहाँ पर ये क्या है, कोशिका है, और इसके भीतर यहाँ पर ये मतलब कोशिका की ये भीतरी भाग हो गया, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो इसके बाहर जो भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इधर पदार्थों का ये गति कराता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब पदार्थों को आने दे देता है, ये कुछ ऐसे ही पदार्थों को आने देता है जिसका कि वो क्या कहते हैं, कोशिका के भीतर उसका क्या है, काम है। ठीक है, तो ये इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। परासरण, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस।
में हम लोग एक पढ़ते हैं जल की गति। देखिए एक अल्प प्रासरणी दाब होता है, अल्प प्रासरणी दाब, समप्रासरणी दाब और अति प्रासरणी दाब। अल्प प्रासरणी दाब, समप्रासरणी दाब और अति प्रासरणी दाब। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे अल्प मतलब क्या हुआ, कम। अल्प मतलब क्या हुआ, कम। जब कम मात्रा में प्रासरणी दाब लगाया जाएगा, किसी भी कोशिका पर अल्प मात्रा में प्रासरणी दाब लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगा। कोशिका क्या होगा, फूल, यानी कोशिका फैलेगा। कोशिका क्या हो जाएगा, फैलेगा। कब, कम मात्रा में। दाब अगर हम कम लगाएं, दाब अगर हम कम लगाएं किसी सेल पर, कौन सा दाब, प्रासरण दाब। कौन सा दाब, प्रासरण दाब। तो वो कोशिका क्या हो जाएगा, वो कोशिका क्या हो जाएगा, फैलेगा। कोशिका क्या हो जाएगा, फैलेगा। ये समझ गए। अब समप्रासरणी, सम मतलब होता है यहाँ पर बराबर, मतलब जितना प्रासरण दाब कोशिका पर लग रहा है उतना ही मतलब दाब क्या होता है कि कोशिका भी बाहर लगाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों ही दाब यहाँ पर देखिए कि कुछ दाब अंदर की ओर लग रहा है तो कुछ दाब बाहर की ओर लग रहा है, कुछ दाब अंदर की ओर लग रहा है तो कुछ दाब बाहर की ओर लग रहा है। तो इस स्थिति में जितना दाब कोशिका पर लगेगा उतना ही दाब कोशिका बाहर की ओर लगाएगा। तो इस स्थिति में उसके आकार में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस स्थिति में जब समप्रासरणी दाब लगता है तो कोशिका के आकार में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी आकार का परिवर्तन नहीं होता है। और अगला अति प्रासरणी, अति मतलब होता है अधिक। जब अधिक प्रासरणी दाब हम किसी कोशिका पर लगाएंगे, मान लीजिए एक गुब्बारा है, गुब्बारा हमारा क्या हो गया, गुब्बारा हमारा क्या हो गया, गुब्बारा हम गुब्बारा को मान लेते हैं कोशिका, और उस कोशिका पर हम लोग प्रासरणी दाब अधिक लगाएंगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी कोशिका पर अति प्रासरणी दाब लगाया जाता है तो उसके आकार में क्या हो जाता है, कोशिका में संकुचन हो जाता है। कोशिका में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। इसके कारण उसका आकार सिकुड़ जाता है। उसका आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अब देखिए, अब हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, प्लाज्मा भित्ति, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। क्या पढ़ते हैं, सेल वॉल। इसका इंग्लिश में नाम क्या हो गया, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किस तरह की कोशिका में ये पाया जाएगा, पादप कोशिका। पादप कोशिका बोले तो जो पेड़ पौधा का कोशिका होता है वो पौधा, वो कोशिका। सिर्फ पेड़ पौधा के कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका का जो बाहरी दीवार होता है उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अच्छा, अब आप लोग याद कीजिए, जिस समय में रॉबर्ट हुक ने सेल में क्या कहते हैं इस तरह का संरचना देखा था, तो सिर्फ वो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही देखा था। यही स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, कोशिका भित्ति। यही स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका भित्ति है केवल किस तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल नाम रखिएगा याद आप इंग्लिश में, सेल वॉल। सेल वॉल किस तरह की कोशिका में पाई जाती है, तो सिर्फ और केवल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर रहता है। यहाँ पर सॉरी भित्ति लिखा गया था, यहाँ पर झिल्ली होगा, झिल्ली। इसको हम लोग या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति रहता है। जैसे आप लोग समझिए यहाँ पर आप लोग समझिए, आप लोग यहाँ पर समझिए कि अगर इस तरह का ये एक संरचना है इस कोशिका में, अ, इस तरह का एक संरचना है, इस तरह का, और इसके इसके बाहर भी इस तरह का एक
संरचना है, ठीक है। तो जो ये भीतर का संरचना है, ये जो भीतर का संरचना है, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। और ये जो हमारा संरचना है, ये जो हमारा संरचना है, ये जो हमारा संरचना है, ये संरचना हमारा क्या हो गया, ये संरचना हमारा हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति देखिए, यहाँ पर आप लोग समझिए कि कोशिका भित्ति जो है, ये जो कोशिका भित्ति है, ये कहाँ है, कोशिका झिल्ली के बाहर है, कोशिका झिल्ली के बाहर है। अच्छा, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति बना किसका होता है। तो ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, मुख्य रूप से ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और इसी के कारण पेड़ पौधा जो मजबूत होता है और लचीला होता है, पेड़ पौधा, फिर से समझिए, पेड़ पौधा लचीला और मजबूत किसके कारण होता है, कोशिका भित्ति के कारण होता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अगर आप लोग हमारा ये अगर नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आगे आ गया केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। केंद्रक के बारे में दोस्तों कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये हमारा वीडियो पहुंचे। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो एक बेल आइकन होता है उसको दबा लेंगे, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग घर में बैठकर अच्छे से तैयारी करें, पढ़े, अपने नाम को, अपने माता पिता के नाम को बढ़ाए, साथ ही साथ शिक्षकों को नाम को बढ़ाएं। थैंक यू, लव यू।